हम पढ़ रहे थे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर में एक लाइन और जोड़ देना। देखो फर्रुखसियर ने क्या किया, फर्रुखसियर शासक बना था सैयद बंधुओं के सहयोग से। ये शासक बना फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से बना था। इससे पहले वाला था जानदर साहब, वो जुल्फिकार खां की सहायता से बना था। तो मतलब ये हो रहा था कि जो अमीर थे, सैयद बंधु तो भारतीय अमीर थे, कुछ ईरानी अमीर थे, जैसे जुल्फिकार था वो ईरानी था, कुछ तुरानी थे। तुरानी कौन से थे? मध्य एशिया की, आगे आएगा चिनकलीज खां। चिनकलीज खां या निजामुल मुल्क जो हैदराबाद की स्थापना करेगा, वो वाला। तो ये क्या है, इन्होंने इनको कठपुतली बना लिया। तो जब ये फर्रुखसियर इनके विरुद्ध षड्यंत्र करने लग गया तो सैयद बंधुओं ने किसको बुलाया? अजीत सिंह को, मारवाड़ के अजीत सिंह को और बालाजी विश्वनाथ को बुला के और इसको फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया। ठीक है, हटा के इसकी हत्या कर दी। फिर दो छोटे छोटे हैं उनको शासक बनाएंगे, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला। 3-3 महीने वो शासक रहेंगे, फिर बन जाएगा मोहम्मद शाह। लिखो, एक अजीत सिंह शादी अपनी बेटी की शादी किससे करेगा? फर्रुखसियर से। मारवाड़ का अजीत सिंह राठौड़ अपनी बेटी की शादी फर्रुखसियर से कर देगा। शादी तो कर देगा, लेकिन जब यही सैयद बंधु क्या करेंगे? सैयद बंधु फर्रुखसियर द्वारा उनको गद्दी से हटाने के षड्यंत्र की जानकारी मिलने पर अजीत सिंह और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से, अजीत सिंह व मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से पता चलने के बाद सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये इसके बाद किसको शासक बनाएंगे? इसके बाद शासक बनाएंगे दो आदमी है। एक का तो नाम है रफ़ी उद दरजात, 3 महीने के लिए रहेगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे। रफ़ी उद दरजात। फिर बनाएंगे रफ़ी उद दौला को। और फिर इन्हीं सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक कौन बन जाएगा? मोहम्मद शाह। ठीक है, बढ़े आगे। देखो, मोहम्मद शाह रहा था 1719 से लेकर 48 तक। सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना। सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना। अब जब ये सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बन जाएगा तो वो समय ऐसा था कि सारे के सारे अमीर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे मुगल बादशाह को, और मुगल बादशाह क्या सोचता था कि कैसे करके अपनी जान छुड़ाऊं। ठीक है, सबका नंबर आ रहा था। जैसे जानदर शाह को मरवा दिया था। ठीक है, फिर सैयद बंधुओं ने जुल्फिकार खां को मरवा के और
फर्रुखसियर को शासक बना दिया। फिर फर्रुखसियर को गद्दी से हटा के उन्होंने रफ़ीउद्दर्जात को बनाया, रफ़ीउद्दौला को बनाया, फिर मोहम्मद शाह को बना दिया। अब ये मोहम्मद शाह क्या करेगा, अपने नज़दीक किसको लाएगा, चिनकिलिच खां को लाएगा। ये तुरानी गुट का अमीर था, तो ये क्या करेगा, चिनकिलिच खां, जिसका नाम था निजामुल मुल्क, जिसका नाम था निजामुल मुल्क। ये इसकी उपाधि थी। ये निजामुल मुल्क को सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या करवा देगा। ठीक है, निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या। ठीक है, अब देखो सैयद बंधु है ना, परवर्ती मुगल काल में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, भारतीय मुसलमानों को शासन में कभी हिस्सा नहीं मिला। देखो बलबन के टाइम में एक व्यक्ति था इमामुद्दीन रियान, अगर आपको याद हो तो, उसके दुश्मनों ने नारा दिया था ना कि इस्लाम खतरे में। क्यों दिया, क्योंकि वो भारतीय मुसलमानों का नेता था, तो भारतीय मुसलमानों को मौका मिलता ही नहीं था। ठीक है, मुगल दरबार में अमीर इसलिए पहले शक्तिशाली नहीं हो पाए क्योंकि बादशाह बहुत शक्तिशाली थे। किसकी हिम्मत थी, अकबर के समय में विद्रोह करे, किसकी हिम्मत थी, जहांगीर शाहजहां या औरंगजेब के समय में करे। उसने तो अपने भाइयों अपने बेटों को ही नहीं बख्शा। ठीक है, अपने भाई दारा सिकों को मरवा के उसका पहले तो सर उस पर बाले पे रख के आगरा में घुमाया, फिर थाली में रख के अपने पिताजी को शाहजहां को भिजवा दिया किले। मतलब इतना क्रूर आदमी, इसके सामने किसी की हिम्मत थी। लेकिन जैसे ही कमज़ोर शासक आए, ये दिक्कत सल्तनत में भी थी, अमीर हमेशा विद्रोह करते थे और कमज़ोर शासक आते ही किंग मेकर बन गए। तो सैयद बंधुओं को क्या उपाधि दी जाती है, इनका यहीं लिख लो। एक तो सैयद बंधु क्या थे, यहीं लिख लेना, भारतीय मुसलमान, एक ये बारहा गांव के थे, तो इनको बारहा गांव के निवासी। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां दो भाई थे, इन्होंने इनको किंग मेकर कहा जाता है ना, किंग मेकर या बादशाह बनाने वाले। और इन्होंने टोटल कितने बादशाह बनाए, 6 बनाए। ठीक है, 6 कौन कौन से बनाए, 6 सबसे पहले फर्रुखसियर बनाया, फिर रफ़ीउद्दर्जात बनाया, रफ़ीउद्दौला बनाया, 10-15 दिन के लिए नेकसियर बनाया और मोहम्मद शाह बनाया। ठीक है, तो ये है किंग मेकर, भारतीय मुसलमान है। अब देखो इस समय क्या होगा, जैसे ही मुगल कमज़ोर होने लगेंगे तो क्षेत्रीय राज्य बनेंगे, छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य। कौन कौन सा बने, एक तो अवध का बनेगा जिसकी राजधानी क्या थी, लखनऊ। ठीक है, बंगाल का स्वतंत्र शासक बनेगा, हैदराबाद में नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना होगी। तो जो हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य होगा वो कौन स्थापित करेगा, ये करेगा चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क। 1724 में हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना। ये याद रखना है कि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने करी थी। बाद में देखो भारत का पहला कौन सा राज्य होगा जो अंग्रेजों से सबसे पहले सहायक संधि करेगा, ये हैदराबाद ही होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। इस राज्य की स्थापना किसने करी थी, चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क की उपाधि इसने मोहम्मद शाह ने दी थी इसको। ठीक है, अब देखो ये कर लेगा तो बाकी लोग भी करेंगे। बाकी इसके समय में, मोहम्मद शाह के समय में और कौन कौन से स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होगी, तो बंगाल का स्वतंत्र राज्य बनेगा। बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करेगा, मुर्शीद कुली खां। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खां, स्वतंत्र राज्य की स्थापना ये करेगा मुर्शीद कुली खां।
कोई पूछे कि 18वीं शताब्दी में, और ये कब करेगा, ये कर देगा 1722 में, मुर्शीद को लिखा। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करेगा इसी के टाइम, क्योंकि ये कमजोर शासक था। अवध में करेगा सादत खां बुरहान मुल्क, सादत खां या सादत खां, सादत खां बुरहान मुल्क। देखो स्वतंत्र राज्य हो जाएंगे। बंगाल के साथ तो प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ेंगे, सिराजुद्दौला से शुरुआत होगी, सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर को बनाएंगे 57 से 60 तक, 1757-60 तक। 60 से 65 तक कौन रहेगा, मीर कासिम रहेगा, और मीर कासिम के समय इलाहाबाद की संधि करके और बंगाल को मिला लेंगे अपने अंदर। अवध को कब मिलाएंगे, अवध का अंतिम शासक होगा वाजिद अली शाह, और उसके समय डलहौजी 1856 में कहेगा तुम्हारे यहाँ शासन ठीक नहीं है, अवध को अपने अंदर मिला लेगा। तो ये याद रखना, स्वतंत्र राज्यों के संस्थापक ये थे, ठीक है। अवध को करेगा 1724 में, स्थापना 1724, ठीक है। तो ये बन गए स्वतंत्र राज्य। अब क्या होगा कि जब इतना कमजोर होगा तो ईरान का शासक होगा नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ आएगा, भारत, जहाँ राजनीतिक शून्यता होती है वहाँ हमेशा आक्रमण होते हैं। औरंगजेब के समय किसकी हिम्मत थी कि आक्रमण कर दे, है ना। तो अब देखो, अब किसका आक्रमण होगा, नादिर शाह का आक्रमण, है ना, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह कहाँ का था, ईरान का। नादिर शाह का आक्रमण कब होगा, 1739 में। नादिर शाह कहाँ का था, ईरान का था। 1739 में आक्रमण करेगा। आक्रमण करके ये क्या करेगा कि दिल्ली को 57 दिन तक ढंग से तसल्ली से लूटेगा। 20,000 आदमियों का दिल्ली में कत्लेआम करेगा, क्योंकि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो मुगल सेना उसको रोकने गई करनाल में, वहाँ करनाल का युद्ध हुआ। करनाल के युद्ध में मुगल सेना हार गई। तो लिखो करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध कब हुआ, 1739, और नादिर शाह ने मुगल सेना को हरा दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ जोरदार बात होगी, लड़ने के लिए किसको भेजेगा, एक तो निजामुल मुल्क को भेजेगा, एक सादत खां को भेजेगा अवध वाले को, ये हार जाएंगे। 57 दिन तक वो दिल्ली को लूटेगा। इसके बाद नादिर शाह क्या करेगा, 1739 में ही दिल्ली की लूट, और इस युद्ध से नाराज होकर वो 20,000 लोगों का दिल्ली में कत्लेआम करवा देगा। मतलब 20,000, समझते हो कितने होते हैं। शहर उजड़ जाता है, कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं छोड़ा जिसको लूटा नहीं हो। साथ में क्या करेगा, लूट में क्या ले जाएगा, तख्ते ताउस, शाहजहां का था तख्ते ताउस। दीवाने आम में रखा जाता था, कोटर में, ठीक है, सोने का बना हुआ था, प्लस इसमें क्या लगा हुआ था, मयूर सिंहासन जो था। तख्ते ताउस तो एक, जैसे अगर आप जाओगे ना कभी, तो जो वहाँ का दिल्ली का जो लाल किला है उसी के अंदर बना हुआ है दीवाने आम, उसमें जाओगे तो मतलब पिलर्ड है, ऐसा पिलर है उसमें, इससे जस्ट डबल साइड का मान लो अपने क्लासरूम से, और पीछे दीवार में उसमें ऐसे गोलाई बनी हुई है, और उसमें वो मयूर सिंहासन लगा हुआ है। सिंहासन है, कोई नूर तो ले गया नादिर शाह, है ना, तख्ते ताउस प्लस कोई नूर ले गया। आजकल कहाँ है कोई नूर, ब्रिटेन में कैसे पहुंचा, क्योंकि इसी का नादिर शाह का वंशज होगा अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का वंशज होगा जमान शाह। जमान शाह की तोपें फंस जाएगी पंजाब में, तो रणजीत सिंह निकलवा के भेजेगा, वो रणजीत सिंह को देगा, रणजीत सिंह से उसके बेटे दिलीप सिंह के पास, दिलीप सिंह से ले जाएंगे अंग्रेज, ठीक है। तो ये ले गया, इतनी इनकी इसने यहाँ लूट मार करी। देखो मजे की बात, देखो इसी समय जो अवध वाला सादत खां है वो इसको ये कहेगा तू बादशाह को बंदी बना ले, तो 57 दिन तक लूटपाट करेगा, और
सादत खां को कहेगा ला दे 20 करोड़ रुपए, तो सादत खां आत्महत्या कर लेगा, ठीक है ना। तो ये हुआ। नादिर शाह के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? अहमद शाह अब्दाली। और अब्दाली भी भारत पर लगातार आक्रमण करेगा। इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली इसके समय में आक्रमण नहीं करेगा, अगले के टाइम। देखो ये जो मोहम्मद शाह भाई साहब थे, ये घूमते थे हिजड़ों के साथ, तो इनकी क्या उपाधि थी? रंगीला। ये सारे अपने अमीरों की जबरदस्त कठपुतलियां थी, मतलब कुछ नहीं थे, धरती पर बोझ थे। इसीलिए मुगलों के वंशज चाय बेच रहे। ये ले बैठे, सच में कलकत्ता में चाय बेचते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा, आज तक पे प्रोग्राम आया था। बड़े आगे देखो, अब हालात बिल्कुल खराब हो चुके। नादिर शाह दिल्ली को लूट ले गया, अब अहमद शाह अब्दाली लूटेगा लगातार। अब शासक बनेगा अहमद शाह। अहमद शाह रहेगा 1748 से लेकर 51 तक। ठीक है। अब ये अपना वजीर किसको बनाएगा? अवध का होगा सफदरजंग, उसको अपना वजीर बनाएगा। ठीक है। जो सादत खान ने जो सुसाइड कर लिया था, 20 करोड़ रुपए मांगे नादिर शाह ने, तो इसका वजीर कौन होगा? सफदरजंग, वजीर सफदरजंग। और इसके समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होगा। कोई पूछे इसके समय क्या हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अब्दाली ने भारत पर 11 साल लगातार आक्रमण किए। कब से कब किए? 1748 में शुरू हुआ था और 1759 तक भारत पर आक्रमण करता रहा। तो मुगल साम्राज्य की हालत हो गई खराब। सुल्तान की सत्ता रह गई थी सिर्फ लाल किले तक सीमित। अब इसको गद्दी से हटाकर शासक बनेगा आलमगीर, है ना। आलमगीर रहेगा 1754 से 59 तक। इसके समय में वजीर होगा इमादुल मुल्क। ये इमादुल मुल्क क्या करेगा? इमादुल मुल्क की सहायता से ये शासक बनेगा। इसको अहमद शाह को मरवा देगा, ठीक है ना। अपने को इतना याद रखने की जरूरत नहीं। इसके समय में भी अब्दाली के आक्रमण हो रहे थे। और ये इमादुल मुल्क के हाथ की कठपुतली था बस। क्योंकि जब अहमद शाह अब्दाली वापस लौटा, तो रुहेला सरदार था, रुहेलखंड है ना, रुहेलखंड का सरदार था नजीबुद्दौला। उसको अपना सारा सब कुछ, जैसे भारत की सत्ता नजीबुद्दौला को दे गया, तो ये नाम मात्र के बादशाह थे। इतनी किसी की हिम्मत नहीं थी कि दिल्ली पर शासन कर सके, ठीक है। ये सिर्फ नाम मात्र के शासक थे। अब अगला शासक कौन बनेगा? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल लंबा रहेगा। बढ़े आगे, अगला शासक बनेगा शाह आलम सेकंड। इसका शासनकाल बहुत लंबा रहेगा, 1759 से लेकर 1806 तक। अब इसके समय में क्या होगा? देखो, इसके समय में ये होगा कि बंगाल का नवाब होगा, देखना,
बंगाल का नवाब कौन होगा इस समय? मीर कासिम। मीर कासिम होगा ना। अवध का नवाब होगा शुजाउद्दौला। और अपने ये शाह आलम तो है ही, ठीक है। मीर कासिम क्या करेगा? अंग्रेजों की लूट से परेशान होकर भारतीय व्यापार को भी कर मुक्त कर देगा। अंग्रेज तो कर मुक्त व्यापार का प्रयोग कर ही रहे थे, मैंने बताया था ना। फर्रुख सियर ने 1717 में दस्तक का अधिकार दिया था, एक तरह का परमिट हो जाता था। तो मीर कासिम क्या समझदार व्यक्ति था, उसने ये तो पता था अंग्रेज कर मुक्त व्यापार करेंगे तो भारतीय तो बराबरी कर नहीं पाएंगे, उसने बंगाल में व्यापार कर मुक्त कर दिया। तो अंग्रेजों को अब ये हो गया कि अब मीर कासिम को हम हटाएंगे सत्ता से हटाएंगे। तो इन तीनों ने आखिरी प्रयास किया, शाह आलम को साथ लिया, बंगाल का मीर कासिम हो गया और अवध का हो गया शुजाउद्दौला। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बक्सर का युद्ध, है ना। इन तीनों ने कौन सा युद्ध लड़ेंगे? ये हो गए और ये हो गए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब होगा? 1764 में। देखो, प्लासी की लड़ाई तो उन्होंने धोखे से जीती थी, है ना, मीर जाफर के साथ धोखे से ही जीती थी, ठीक है। तो सॉरी, सिराजुद्दौला के साथ धोखे से ही जीती थी, धोखे से हराया था। सिराजुद्दौला के सेनापतियों को अपनी ओर बना लिया। लेकिन इसमें अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो अपनी युद्ध कौशल से जीत के गया। तो इन तीनों की सम्मिलित सेना को हरा दिया। सम्मिलित सेना किसको? अंग्रेजी सेना नायक हेक्टर मुनरो ने। मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के शुजाउद्दौला और बंगाल के मीर कासिम की संयुक्त सेना को युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध के परिणाम दूरगामी होंगे। प्लासी वाले के तो इतने दूरगामी नहीं हुए। दूरगामी कैसे होंगे? क्योंकि अब अंग्रेज बंगाल पर अधिकार कर लेंगे, ठीक है ना। प्लासी में तो अब वो क्या करेंगे, जैसे अपनी तरफ से नायब दीवान और नायब सूबेदार लागू कर देंगे। नवाब के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, दीवानी अधिकार और जो सूबेदारी अधिकार उनके पास, अंग्रेजों के पास आ जाएंगे। इसके बाद संधि कौन सी होगी बक्सर के युद्ध के बाद? इलाहाबाद की संधि, ठीक है। कौन सी संधि होगी? इलाहाबाद की संधि, याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि ये कब होगी? 1765 में। ये इलाहाबाद की दो संधियां करेंगे, एक तो बंगाल के नवाब के साथ करेंगे और दूसरी करेंगे मुगल बादशाह के साथ। और इस संधि से क्या होगा, मुगल बादशाह को पेंशनर बना के और ये इलाहाबाद में ले आएंगे। अभी तो अपन मुगल बादशाह ही पढ़ रहे हैं, तो लिखो मुगल बादशाह को अपना पेंशनर बनाकर, मुगल बादशाह को अपना पेंशनर बनाकर इलाहाबाद में रखेंगे। ठीक है। पेंशनर इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रयागराज, पेंशनर बना के बिठा लेंगे। अब मुगल बादशाह को कैद से कौन छुड़ाएगा? फिर 1872 में 1772 में छुटाएगा महादजी सिंधिया, है ना, महादजी सिंधिया। 1772 में कौन छुटाएगा? महादजी सिंधिया, बस याद रखना है ना। सत्रह सौ 1772 में मुक्त करवाएगा महादजी सिंधिया। और क्या काम करेंगे? और जब सारे ही हो गए थे, इस समय आते आते है ना, मतलब इनकी आर्थिक हालत इतनी खराब हो सकती, आप सोच नहीं सकते। मतलब महल में कई बार तो खाना भी नहीं बनता था, और इनकी शासन सत्ता दिल्ली तक थी। तो अंग्रेज वो भी शर्म खत्म कर देंगे, 1803 में वो दिल्ली पर अधिकारी कर लेंगे,
ठीक है। और मुगल बादशाह को कहाँ भेज देंगे, लाल किले पर अधिकार कर लेंगे, उसको कहेंगे तो हुमायूं के मकबरे में रहे। देखो मुगल बादशाह की क्या हालत होगी, वो मकबरे में रहेगा, ठीक है। तो लाल दिल्ली पर अंग्रेज अधिकार कर लेंगे, कब करेंगे, 1803 में अंग्रेज दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका इतना लंबा शासन काल हो गया, तो अब इसके बाद में शासक बनेगा अकबर सेकंड, ठीक है। बढ़े आगे, अब शासक बनेगा अकबर सेकंड, और अकबर सेकंड रहेगा 1806 से लेकर 37 तक, 1806 से लेकर 1837 तक। कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना हुई नहीं। और अकबर के बाद अंतिम बादशाह कौन बनेंगे, बहादुर शाह जफर। ये जफर उपनाम से शायरी लिखते थे, क्योंकि और तो काम कोई बचा नहीं था, है ना। तो 1837 से लेकर ये रहेंगे 1862 तक। इनके समय में क्या होगा कि सारे इन्हीं कारणों से 1857 की क्रांति होगी, ठीक है। जी करे उस राज्य का अधिग्रहण कर रहे थे, किसी पे कुशासन का, किसी पे दत्तक पुत्र का। तो भारत में मुगल बादशाह का आज भी सम्मान था, चाहे नाम मात्र का सम्मान हो, चाहे कुछ भी नहीं बचा हो उनके पास। तो सारे क्रांतिकारी क्या करेंगे, नेता किसको बनाएंगे, बहादुर शाह जफर को। अपने यहाँ जो नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया था, वो कहाँ गए थे, वो भी दिल्ली चले गए थे। ऐसा कहते हैं, मुगल बादशाह ने इनकार कर दिया, क्योंकि उम्र बहुत थी, कुछ था ही नहीं पास में। तो एक सैनिक ने ऐसे कहते हैं दाढ़ी पकड़ ली थी कि आपको नेता बनना पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती बहादुर शाह जफर को नेता बना दिया। नेता बनाया, क्रांतिकारी हार गए, क्योंकि क्रांति की कोई सुनिश्चित योजना नहीं थी। अंग्रेज़ों ने एक एक करके सारों को हरा दिया, प्लस कुछ भारतीय राजाओं ने सहयोग दिया, जैसे पंजाब ने सहयोग दिया। पंजाब को क्यों दिया, क्योंकि उनको पंजाब वाले सिखों को ये कह के भड़काया गया कि अगर आपने मुगलों की सहायता करी, तो जैसे मुगलों ने आपके साथ पहले अत्याचार किया, और बात भी सही है, पहले मुगलों ने बहुत अत्याचार किए थे। तो जैसे बंदा बहादुर को भी इसके जानदर शाह के समय में मारा गया था, फांसी दी गई थी, ठीक है ना। और युद्ध किसके समय हुआ, बहादुर शाह के सफर में सैनिक अभियान किया। फिर अब ये करते करते क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर को वो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करेगा। कौन करेगा, दो अंग्रेज सेना से नायक होंगे, हडसन और निकलसन। वो ये कहेंगे हम तेरे बेटे को आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके दोनों बेटों को मार देंगे। मार के कहाँ कैद करके कहाँ भेज देंगे, रंगून भेज देंगे, और वहाँ बैठ के जफर साहब शायरी लिखेंगे। शायर बहुत अच्छे थे, आदमी बहुत अच्छे थे, लेकिन तब तक सल्तनत लूट चुकी थी, ठीक है। वो सुनिए, कितना है बदनसीब जफर, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। कुए यार मतलब खुद के देश में। और उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। सुना है? एक ये भी है, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बैठे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। तो शायर बहुत अच्छे थे, लेकिन आदमी बहुत अच्छे थे, लेकिन बात बनी नहीं। तो 1800 अब सिंपल सी बात है, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बैठे। हसरतें क्या होती है, इच्छाएं, डिजायर्स, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, है ना। ठीक है, ये हो गए बहादुर शाह जफर। और यहाँ आते आते ये अंतिम मुगल बादशाह थे, ये अपना हो गया। अब देखो, सब क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य है ना, लिख लो छोटा सा, क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य, क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य, स्वायत्त राज्य। कब वाले पढ़ रहे हैं क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य, 18वीं शताब्दी के पढ़ रहे हैं ना। देखो 18वीं 19वीं शताब्दी के क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य कौन कौन से हैं। हैदराबाद का संस्थापक कौन था, बोलना मत, चिनकिलिच खां या निजामुल।
चिनकिलिच खां या निजामुल कब करी स्थापना? 1724 में। देखते जाना। फिर होगा अवध। अवध की स्थापना 1722 में। सादत खां, बुरहान मुल्क। सादत खां, क्योंकि एक सादत खां और भी आएगा आगे, सादत खां, बुरहान मुल्क। देखो इस सादत खां के बाद कौन आएगा? सादत खां के बाद इसी का भतीजा होगा सफ्दरजंग। सफ्दरजंग को 24 है ना। सफ्दरजंग, सफ्दरजंग अहमद शाह का वजीर बनेगा। अपने को एक एक चीज की ध्यान नहीं रखनी। फिर से सादत खां आएगा और अंतिम नवाब कौन होगा अवध का? मुर्शीद कुली खां। वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के समय में अंग्रेज क्या करेंगे? 1856 में डलहौजी क्या करेगा? अवध पर कुशासन का आरोप लगाएगा। इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, डलहौजी गवर्नर जनरल होगा और ये अवध पर क्या आरोप लगाएगा? कुशासन या मिसमैनेजमेंट का। और अवध को, और मतलब ये शासक इतने, वो अवध का अधिग्रहण इतनी शांति से हुआ। आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी हो तो शतरंज के खिलाड़ी पढ़ी है क्या? एक जो वो जाफरी है उसकी मूवी भी है शतरंज के खिलाड़ी, बहुत शानदार। मतलब ये अवध में इतना जंग लग चुका था। ये वाजिद अली शाह इसलिए नहीं भागा कि इसको जूती पहनाने वाला कोई नहीं था, है ना। बाकी तो भाग लिए थे महल के पिछले रास्ते से, ये जूती पहनाने के लिए कोई ये भागा नहीं। मतलब बिना एक सिंगल आदमी मरे अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। ये 1856 की बात, ठीक है। हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, ठीक है। बंगाल, बंगाल की कौन करेगा? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां का नाती होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को अंग्रेज किस में हराएंगे? प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध है 1757। सिराजुद्दौला को ये हटा के बनाएंगे मीर जाफर को। मीर जाफर रहेगा 1757 से लेकर 60 तक, ठीक है। फिर आएगा मीर कासिम, और मीर कासिम कब से कब रहेगा? 1760 से लेकर 65 तक। और मीर कासिम को कब हरा देंगे? बोलो भाई। बक्सर के युद्ध में, क्योंकि बक्सर के युद्ध में हारने के बाद भी 1 साल इसको जबरदस्ती नवाब रखेंगे, ठीक है। फिर बाद में वापस बनाएंगे मीर जाफर को, और मीर जाफर मर जाएगा तो उसके बेटे नजमुद्दौला को बना देंगे, ठीक है। पर बक्सर के युद्ध के बाद इससे कौन सा युद्ध लड़ेंगे? बक्सर का। अभी पड़ा है बक्सर का युद्ध। ये कब हुआ? 1764, ठीक है। तो ये थे मुगलों के समय के क्षेत्रीय राज्य। अब कल पढ़ेंगे अपन भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। देखो 1600 से लेकर 1700 तक तो 1750 तक तो अंग्रेजों की ये नीति रही कि भारत में शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार कर रहे हैं। 1750 में उनके वहाँ औद्योगिक क्रांति हो जाएगी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति होगी तो उनको वो खपाने के लिए बाजार चाहिएंगे। प्लस 1750 के बाद लगभग आप देखना कि 1760 में जब वो फ्रांसीसियों को हरा देंगे तो उनको किसी से खतरा नहीं रहेगा। तो 1760 के बाद वो भारत के एक एक राज्य को करके जीतना शुरू करेंगे। अपन एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे ताकि आपको रटना नहीं पड़े। 1760 के बाद वो बंगाल को भी जीत लेंगे। हैदराबाद में किसको हराएंगे? हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराएंगे। मराठों को भी हरा देंगे। कर्नाटक में तो फ्रांसीसियों के साथ युद्ध चल ही रहा था, पंजाब को जीत लेंगे। राजस्थान के साथ वो पहले तो करेंगे सहायक संधि, फिर करेंगे अधीनस्थ पार्थक्य की संधि, फिर बर्मा को भी जीत लेंगे, अफगानिस्तान को भी जीत लेंगे। वो सारे युद्ध चलेंगे, वो सारे पढ़ेंगे अपने एक सीक्वेंस में।
वो होने के बाद फिर 1757 से लेके 1857 के बीच में जो सैनिक, किसान और जनजातीय विद्रोह, फिर 1857 की क्रांति, फिर 1857 से लेकर 1885 तक कांग्रेस की स्थापना से पहले छोटी छोटी संस्थाएं आएंगी, फिर 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का उदारवादी चरण होगा, ठीक है। फिर 1905 से लेकर 1919 तक जिसमें गर्मपंथियों का शासन रहेगा वो पढ़ेंगे, फिर 1919 से लेकर 1947 तक का पढ़ेंगे गांधी युग, और बीच में 2 फेज में पढ़ेंगे क्रांतिकारी आतंकवाद जिसको कहते हैं। पहला क्रांतिकारी आतंकवाद तो होगा लगभग यही, पुणे में पहली घटना हुई थी 1887 में, तो 1887 से 1905 तक पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन 1905 से लेकर 1927-28 तक भगत सिंह की फांसी के साथ, वो भी क्रांतिकारी आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस बना के पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।